10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना होगी जारी। 15 से 20 दिसंबर के बीच प्रदेश में होंगे नगर निकाय चुनाव। पंचायतों में एक समान व्यवस्था के लिए एक्ट में होगा संशोधन। निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दूसरे चरण की कांग्रेस ने बनाई रणनीति। 12 सितंबर को सीतापुर से होगी शुरुआत। विदेशों में बसे उत्तराखंडियों के लिए बनेगा प्रवासी बोझ। मूल निवासियों की शिकायतों का होगा समाधान। देहरादून में होगी फॉरेंसिक साइंस से एक्सपर्ट की तैनाती। वित्त मंत्री ने दिया अनुमोदन। पुलिस और एसआईटी टीम के बीच समन्वय का करेगा काम। कालाडूंगी कोटा बाग मार्ग में गुरड़ी नाला उफान पर। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते नाला उफान पर घंटों यातायात रहा बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय सीमा पर नगर निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को अपनी सुविधानुसार निकाय चुनाव संपन्न कराने को कहा। हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य में 25 दिसंबर 2024 तक चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नामों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, जिसके पूरे होने के उपरांत ही नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर पालिकाओं व नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो गया, लेकिन कार्यकाल समाप्त हुए 8 माह बीत गए, फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया। उल्टा निकायों में अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। प्रशासक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासक तब नियुक्ति किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है। उस स्थिति में भी सरकार को 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। यहाँ इसका उल्टा है। निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन अभी तक चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया। न ही सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। इसलिए सरकार को फिर से निर्देश दिए जाएं कि निकायों के शीघ्र चुनाव कराए जाएं। दायर की थी आज, उसमें जो था स्टेट ने अभी 20 अगस्त को एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो 24/10/2024 तक जो था म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कंप्लीट करा देंगे और उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन आज सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया माननीय उच्च न्यायालय में और यू टर्न लेते हुए ये कहा कि अभी इलेक्शन संभव नहीं है और अभी 25 दिसंबर 2024 तक तो वो जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नए कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड करेंगे। अभी वही प्रोसेस चल रहा है। इलेक्शन प्रोसेस तो उसके भी बाद में कहीं स्टार्ट होगा। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। स्टेट ने कोई डेडलाइन नहीं बताई कि वो कब इलेक्शन कराएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन जो है जून 2025 के बाद कहीं होंगे। तो हमने इसी बात पे अपोज भी किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी और पीआईएल क्लोज कर दिया, ये कहते हुए कि स्टेट अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराए। और अब खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां राम सेवक सभा और जिला प्रशासन ने समूचे उत्तराखंड में कुलदेवी के रूप में पूजी जाने वाली नंदा देवी महोत्सव की सभी तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक ओर नगर के मुख्य पर्यटक स्थलों में तोरण द्वार बनाए गए, तो वहीं दूसरी ओर नगर और मंदिरों को मालाओं से सजाया जा रहा है। मेला परिसर में भी अस्थायी दुकानें बनाने का कार्य भी जारी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस वर्ष जो है राम सेवक सभा का 122वां वर्ष है। इस 122वें वर्ष में प्रवेश हम जब कर चुके हैं, तो हम अपने पुराने रीति रिवाजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसमें जो है जितना परिवर्तन हम पुराने को आधार मानते हुए करेंगे। जैसे स्कूली बच्चों को हम जो है अपनी संस्कृति से रूबरू करने के लिए यहाँ पर लोकगीत, हमारे कुमाऊनी गीत और साथ ही बच्चों के विकास के लिए कुछ प्रतियोगिता भी कर रहे हैं। साथ में हमारी जो मातृशक्ति है, यहाँ पर पूरा झोड़े का एक आकर्षण यहाँ पर होगा। जो झोड़ा भी यहाँ पर होगा, पुरुषों के द्वारा भी यहाँ पर झोड़ा होगा। साथ ही मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, लोकल उत्पादों को हम कैसे आगे ले आ सकते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग राम सेवक सभा इस बार से पूरा फोकस कर रही है।
अब खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह भव्य पंडाल लगते हैं जिसमें गणपति को विराजमान किया जाता है। राजस्थान से आए कलाकार गणेश उत्सव के लिए आकर्षक मूर्तियों को बना रहे हैं। इस बार इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति की काफी डिमांड है। श्रद्धालु मिट्टी से बनी प्राकृतिक रंगों वाली मूर्ति पसंद कर रहे हैं, जो गंगा में विसर्जित करने पर कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये मैंने घर में गणेश चतुर्थी के लिए स्थापित करने के लिए ली है और 10 दिन तक ये हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे और उसके बाद 11वें दिन हम इन्हें विसर्जित कर देंगे, विदा कर देंगे। कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं पूजा अर्चना? कब से काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल। हाँ मेरे कब से लगा रहे हैं मूर्ति? ये हो गया, मैं 5-6 साल हो गए यहाँ से। कौन कौन लेने आ रहे हैं, किस तरह? यहाँ के ऋषिकेश के सारे लोग ले रहे, हम देहरादून से आए, हर साल आते हैं लगाने के लिए। और पूरे 12 महीने की मेहनत लगती है, 12 महीने की पूरी मेहनत लगती है बनाने में, फिर जाके तैयार बनती है। पूरे 1 साल में तैयार बनती है। जब लेके आते हैं, हर साल लेके आते हैं। कौन से मेटेरियल से बना रहे हैं? ये चौक मिट्टी से बनी थी, पानी में विजेशन वाली होती है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां देर शाम ग्राम चोरपानी की सती कॉलोनी के पास रहने वाले 12 वर्षीय किशोर ने अपने 9 वर्षीय छोटे भाई का पैर मुंह में फंसा देखकर गुलदार पर डंडे से वार करते हुए छुड़ा लिया। इस तरह बड़े भाई देव कुमार के साहस से जयवीर गुलदार का नेवाला बनने से बच गया। दोनों भाई परिवार के साथ पास के बगीचे में घास काटने गए थे। देव कुमार के मुताबिक छोटा भाई घर लाइट जलाने झोपड़ी तक गया था। घाट से बंधे पालतू कुत्ते पर गुलदार को हमला करते देख बचाव का प्रयास किया। इस पर गुलदार ने जयवीर पर भी हमला करते मुंह से पैर पकड़ लिया। छोटे भाई के बचाव के लिए चिल्लाने पर बड़े भाई ने साहस का परिचय देते हुए घर के अंदर से डंडा लाकर गुलदार के सिर पर लगातार वार करने का सिलसिला जारी रखा। इससे गुलदार को शिकार छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। जयवीर के हाथ पैरों में गुलदार के हमले से गहरे घाव हो गए, इसलिए परिजन उसे उपचार के लिए रामनगर स्थित सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को छुट्टी देकर घर भेज दिया। गुलदार के हमले को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आज हम अपनी मंडिया में जब चारा करने जा रहे थे ना, रोशनी करने वहाँ पे, तो गुलदार ना हमारा कुत्ता ना खाट के नीचे बैठ के खा रहा था। तो मैं और मेरा भाई दूसरा वाला, हम उसका नाम जयवीर, वो वहाँ पे चारा करने गए अपनी मंडिया में, ताल लगाने गए पिला के मंडिया का। तो वो छोटा वाला मेरा भाई कुत्ते को खोलने गया था, खाट के नीचे से खोलना। मेरे कुत्ते का नाम शेरू है ना, तो शेरू शेरू कर रहा था आजा, है ना। तो तभी उसके ऊपर झपटा मार दिया उसने और उसकी गर्दन पे हमला करने आ रहा था, लेकिन उसने यूँ कर लिया तो उसके हाथों पे लग गई। तो वो उसकी टांग पकड़ के ले जाने लगा, तो मैं अंदर से आया, वरना चिल्लाने लगा। तो मैंने डंडा उठाया, तो वो उसके मुँह में टांग लेके ना, तो उसके मुँह में टांग लेके मेरे को आँखें दिखा रहा था। तो मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया, तो फिर वो भाग गया। फिर उसके ऊपर हमने डंडा मार दिया, तो फिर मैं अपने भाई को लेके चाची की तरफ चला गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के एक नामी स्कूल से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल में 8वीं कक्षा के एक छात्र के साथ उसके सहपाठियों द्वारा रैगिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पीड़ित छात्र असम का बताया जा रहा है और वहीं इस मामले की 0 FIR पीड़ित छात्र के परिजनों द्वारा की गई थी, जिसके बाद 0 FIR देहरादून के डालनवाला थाने में ट्रांसफर हो गई है। अब दून पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जिस पर आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है। वहीं स्कूल ने इस पूरे मामले का खंडन किया है। स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि इस मामले पर पीड़ित छात्र के परिजनों ने पहले स्कूल को शिकायत की थी। हालांकि स्कूल द्वारा की गई इंटरनल जांच पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जिससे यह साबित हो कि छात्र के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न हुआ है।
अभी कुछ महीनों पहले जो है एक एफआईआर जो है वो शिलोंग में लिखी गई थी, तो वो अभी वो ट्रांसफर होकर हमारे पास आई है। उसमें जो है थाने पर जो है संबंधित थाने पर उसमें एफआईआर नंबर लेकर उसको पंजीकृत कर लिया गया है और एफआईआर के जो कंटेक्स्ट के अनुसार उसमें धारा लगाई गई और उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी गई है और आगे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास तथ्य आएंगे सामने तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों सहित यहां विराजमान अधिकारियों का हाल ये है कि आम जनता के सवालों का जवाब तो छोड़िए, मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी पर उतर आए हैं। यहां मरीजों सहित अन्य कार्यों के लिए मेडिकल बनवाने से लेकर अन्य जानकारियां लेने पहुंचने वाले लोगों को इन अधिकारियों को और कर्मचारियों के बेरुखी मिजाज और उनके गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिसकी हकीकत जानने हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी बेस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से अस्पताल में फैली अनियमितताओं को लेकर बातचीत की। लेकिन जब उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों और अस्पताल के सीएमएस से इन सबको लेकर बातचीत करनी चाहिए तो वो लोग कैमरे से आने से बचते हुए नजर आए और हमारे संवाददाता को अपने ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाने लगे। देखिए, हल्द्वानी के बेस अस्पताल में फैली अनियमितताओं को लेकर हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम में हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में, जहाँ पे अनियमितताओं की बात की जाए, तमाम अनियमितताएं बेस हॉस्पिटल में आखिरकार क्यों अधिकारी इतने अफसरशाही हो गए हैं कि लोगों की बात तो छोड़े, अपनी एसीओ की हवा खाने तक एसी में लगातार सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जिस प्रकार अधिकारी एसीओ की हवा खाने तक सीमित है और अधिकारी से अगर कभी कोई बात करनी चाहे, हॉस्पिटल के विषय में कुछ बात करें, वो कहीं ना कहीं इन सब में बचते हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातें की, ये सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, क्या इनको दिक्कत हो रही है, इन्हीं से पूछते हैं। सर, किन किन दिक्कतों आपका हॉस्पिटल में आके सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब महिलाओं को उत्तराखंड में आरक्षण 30%, अलग अलग 10-10% विभिन्न क्षेत्रों में मिल रहा है, तो यहाँ एक महिलाओं के लिए विंडो क्यों नहीं बनाई जा रही? क्या दिक्कत आ रही है इनको? बनानी चाहिए। महिलाएं भी वहीं हैं, पुरुष भी वहीं हैं, और कोई जो अपना मेडिकल के सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं उसके लिए अलग होना चाहिए विंडो, वो सब एक जगह मिक्स कर रखे हैं। भाई, मोदी धामी सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री आए नहीं उत्तराखंड में जो धामी जी काम कर रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी जो काम चोर हो रहे हैं, जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जो समय पे काम नहीं करना चाहते, तो उनको वो सस्पेंड करेंगे, वो आके कभी भी औचक निरीक्षण कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अधिकारियों की अफसरशाही से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना है। अधिकारी खाली एसीओ की हवा खाने तक ही सीमित है, ना किसी से ये बात करना चाहते हैं, ना कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि अनियमितताएं हॉस्पिटल में इतनी है क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आते हैं। दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए, हल्द्वानी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने बीते दिन सहारनपुर रोड देहरादून स्थित एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग के प्रति जागरूक किया गया। बीआईएस वैज्ञानिक श्याम कुमार ने प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा ज्वेलर्स ने भाग लिया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हॉल मार्किंग को लेकर मन में कोई भी संशय हो तो ऐसे कार्यक्रम उनके असमंजस दूर करेंगे। वहीं बीआईएस देहरादून शाखा के प्रमुख एवं निदेशक सौरभ तिवारी ने भारत में हॉलमार्किंग योजनाओं की उत्पत्ति, हॉलमार्किंग विनिमय 2018 के प्रावधान और फायदे भी गिनाए। देखिए, आप जानते हैं सरकार लगातार बीच बीच में कुछ ऐसे कार्यक्रम करती है जिसमें लोगों का संवाद करके कुछ भ्रांतियां उसको दूर करने का काम हो। भारतीय मानक ब्यूरो जो हॉलमार्क लगाने के बारे में आप जानते हैं उसके लिए काम करती है, और हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में बहुत सारे हमारे ज्वेलर्स हैं जो ज्वेलरी का काम करते हैं। लेकिन एक विश्वास जगाने के लिए हमारे, हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे ज्वेलर्स पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन हॉलमार्क लगे, जनता को एक विश्वास जगे, उसके लिए एक वर्कशॉप यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से वर्कशॉप की गई और हमारे तमाम ज्वेलर्स साथी यहाँ पे मौजूद रहे पूरे जिले के, जिसमें हमारा देहरादून है, विकास नगर है, मसूरी है, डोईवाला है, ऋषिकेश है, तमाम ज्वेलर्स यहाँ उपस्थित है।
उन्होंने अपने कुछ जिज्ञासाएं रखी, कुछ अपनी अपेक्षाएं रखी, कुछ उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। और जो हमारे मानक ब्यूरो के निदेशक मिस्टर तिवारी यहाँ पे थे, उन्होंने उसको समझा भी है, सुना भी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन विषयों को समझते हुए इस वर्कशॉप से जो मंथन निकल के आएगा उससे समाधान होगा। देखिए, जो हॉलमार्किंग स्कीम है जो भारतीय मानक ब्यूरो देशव्यापी स्तर पर चला रहा है, प्रदेश में भी हमारे जो ज्वेलर्स हैं उनके कुछ समस्याएं हैं, कुछ उनके संदेह हैं इस मार्किंग को लेकर। तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो हमारे हितधारक हैं, और जहां तक हम हॉलमार्किंग की बात करें तो जितने भी स्वर्ण आभूषणों के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको एक मंच पे बुलाएं, उनकी आवाज सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उसका जो भी निदान किया जा सकता है वो हम करें। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए और रुक करते हैं खबरों का। नगर निगम परिसर ऋषिकेश में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर नगर निगम कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में नगर निगम कार्मिकों के परिजनों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, आधार, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न बैंकों के माध्यम से संचालित योजनाओं एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए। बच्चों का आधार कार्ड बनवाने आए थे, वरना बहुत दिक्कत होती है कि अगर कहीं जैसे अदर कहीं जगह पे जाते हैं पहले तो पता ही नहीं होता है, लेकिन नगर निगम में ये जो कैंप लगा है, बहुउद्देशीय कैंप लगा है जिसमें बच्चों का आधार कार्ड इजीली बन जा रहा है, तो काफ़ी सुविधा हो रही है इससे। नगर निगम ऋषिकेश में आज एक शिविर आयोजित किया है और यह शिविर स्पेशली जो हमारे सफाई कर्मी हैं, पर्यावरण मित्र, उनको समर्पित है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी ये प्रावधान है कि हम अपने जो सफाई कार्मिक हैं और जो अन्य कार्मिक हमारे स्टाफ के हैं, क्योंकि नगर निगम का काम बहुत जटिल है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और रोज़ इतनी बड़ी शहर की सफाई करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत वो ज़रूरी हो जाता है कि इनके कल्याण के कार्यक्रम किए जाएं। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमने जो ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा है उसके अंदर बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे स्थायी निवास होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, हैसियत प्रमाण पत्र होता है, EWS होता है, आपका जो है हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, आधार बनवा रहे हैं, राशन कार्ड का है, ये सारे प्रमाण पत्र हमारे स्टाफ का, क्योंकि सफाई कर्मी दिन रात अपने सफाई में लगे रहते हैं, कुछ शिक्षा का भी अभाव होता है, जागरूकता का अभाव होता है, तो उनको जानकारी नहीं होती। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल की नैनी झील में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाव चालकों को सुबह नैनी झील में पाषाण देवी मंदिर के पास झील में उतारता हुआ शव दिखा, जिसकी सूचना नाव चालकों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाव की मदद से शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त 74 वर्षीय देवकी नंदन पंत के रूप में हुई। मृतक हल्द्वानी के झड़ायल सुयाल का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने शव के पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। देवकी नंदन पंत जी की है, उम्र इनकी है 74।
रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरेशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सविन बंसल ने पिछले दिनों ही देहरादून के जिलाधिकारी का चार्ज लिया है। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को देखा, अस्पताल में मरीज को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही मरीजों को दिए जाने वाले भोजन और पानी को लेकर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की और उन्हें सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। अस्पताल में कई जगह गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने वहां मौजूद अफसर को आगे से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। देखिए, एनोनिमस जाने का पर्पस ये था कि जो आम जनमानस वहाँ पे सर्विस एक्सेस कर रहा है उसको क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किस सुविधाओं से वो संतृप्त हैं और वहाँ पे स्टाफ की पेशेंट्स को लेके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सफाई व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था कैसी है, दवाइयाँ बाहर से तो नहीं दिखती जा रही हैं। तो ये ऑनरेबल सीएम का और हमारी गवर्नमेंट का एक संकल्प है कि जो सोशल सेक्टर सर्विसेज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, इसमें जो उद्देश्य है वो पूर्ण और किसी भी तरह से जहाँ पे मास लेवल पे हम सर्व करते हैं पब्लिक को, उसमें सीमलेस डिलीवरी हो हमारे फंड्स की, हमारे कार्यक्रमों की और हमारी इन्वेस्टमेंट की। तो उसमें कुछ जो डेफिशिएंसीज पाई गई, जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमने निर्देशित किया है सीएमओ और सीएमएस को कि वो दुरुस्त हो जाएं हमारे अगले इंस्पेक्शन तक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में पत्रकारों के पूछने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद कम करते हैं। उन्हें किसी अनजान शख्स ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी और अनेक तरह की बयानबाजी और धमकियां मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए दी गई। इसकी सूचना उन्होंने एसएसपी उधम सिंह नगर को दी व गदरपुर पुलिस को भी सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि पहले मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि वे पूर्व में जब व्हाट्सएप कॉल उनके पास आई तो उन्हें इसे किसी व्यक्ति का नशे में होना समझा और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्ति लगातार धमकी देता था, जिसकी मौखिक सूचना और व्हाट्सएप कॉल के साक्ष्य एसएसपी महोदय को उपलब्ध कराई है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। ये व्यक्ति कौन है, इसकी जांच पुलिस करेगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।